नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित कुमार और एटीसी एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3 पढ़ाने जा रहा हूं बच्चों, जिसका नाम है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। और अगर अभी तक आपने मेरी फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और मेरी उन दोनों वीडियोस को ज़रूर देखिए। सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर के बारे में थोड़ी सी बातें बताना चाहूँगा जो आपकी बुक में लिखी हुई हैं। आपकी बुक में 3 लोगों की कहानी लिखी हुई है, एक आयशा, जाबू और आइंदे। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा उनके बारे में बताने की कोशिश करता हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है। देखिए बच्चों, तीनों की जो कहानी है वो किसी ना किसी रूप में अमेरिका के वर्चस्व से जुड़ी हुई है। अब मैं आपको आयशा की कहानी सुनाने जा रहा हूं बच्चों, जरा ध्यान से सुनना। आयशा बगदाद के इराक शहर में रहती है और वो पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी है। उसने सोचा कि पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद मैं डॉक्टर बनूंगी, लेकिन अचानक एक सैनिक हमले में उसकी एक टांग चली जाती है। आयशा फिर से धीरे धीरे चलना फिरना सीखती है और उसका सपना वही बना रहता है। लेकिन तभी जब वो सही होती है, कुछ समय बाद उसकी जो विदेशी सेना जिसने उसके देश पर कब्जा किया था वो उसको छोड़कर चली जाती है। अब मैं आपको जाबू की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना बच्चों। जाबू दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर में रहता है और प्रतिभाशाली कलाकार है जो कि आर्ट स्कूल से पढ़ लिख कर एक अपनी लाइब्रेरी खोलना चाहता है। पर जाबू के जो पिता हैं वो जाबू को एमबीए की पढ़ाई करवाने के बाद अपने परिवार के व्यवसाय को चलाने के लिए उत्साहित करते हैं, जबकि जाबू उन्हें अपने परिवार के व्यवसाय को चलाने से मना कर देता है। जाबू के पिता के मन में ये बात थी कि जाबू के अंदर वो हुनर है कि वो अपने परिवार के इस व्यवसाय को बहुत आगे तक ले जा सकता है। अब बात करते हैं आइंदे की। युवा आइंदे ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर में रहता है। उसके माता पिता अप्रवासी हैं जो कि रूस से आकर ऑस्ट्रेलिया में बसे हैं। चर्च जाते समय आइंदे ने नीली जींस पहन ली थी, तो उसकी जो माँ थी उन्होंने उसे बहुत डांटा और गुस्से में आकर आइंदे ने उन्हें जवाब दिया। आइंदे ने कहा कि ये जो जीन्स है ये मेरे को आज़ादी का प्रतीक लगती है, ठीक है, और इसे पहनकर मैं अपने आप में एक आज़ाद महसूस करता हूँ। ये तीनों कहानियाँ जो हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से अमेरिका के वर्चस्व से जुड़ी हुई है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको आयशा की कहानी से जोड़कर दिखाता हूँ अमेरिका के वर्चस्व को। देखिए, अमेरिका ने इराक पर जो हमला किया था उसी हमले की वजह से आयशा की एक टांग चली जाती है। इससे हम अमेरिका के सैनिक वर्चस्व को समझ सकते हैं। जाबू की कहानी से हमें अमेरिका के आर्थिक वर्चस्व के बारे में पता चलता है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई के बाद में जो काम करना होता है वो काम अमेरिका में सभी लोग अपने मन से करते हैं, ना कि परिवार के व्यवसाय को आगे चलाने की कोशिश करते हैं। अब बात करते हैं आइंदे की। आइंदे जो था वो अमेरिका के सांस्कृतिक वर्चस्व को दर्शाता है। अमेरिका के अंदर जीन्स पहनना एक वहाँ का कल्चर है और उसी कल्चर को अमेरिका में आज़ादी का प्रतीक माना जाता है। तो जो आइंदे था वो भी नीली जीन्स पहन के अपने आप को आज़ाद महसूस करता था। तो ये तीनों कहानियाँ कहीं ना कहीं अमेरिका के वर्चस्व से जुड़ी हुई हैं बच्चों, तो इस तीनों कहानियों को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। चलिए अब मैं आपको वर्चस्व शब्द का अर्थ बताता हूँ। वर्चस्व शब्द का अर्थ देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको सीधे लैंग्वेज में समझाऊंगा और उसके बाद फिर अपनी भाषा में भी समझाने की आपको कोशिश करूंगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको इसके अर्थ को समझा देता हूं। देखिए, दूसरे के व्यवहार को प्रभावित करना या उस पर नियंत्रण करने की जो क्षमता होती है बच्चों, उसी को क्या कहा जाता है? वर्चस्व कहा जाता है। चलिए अब देखते हैं हम यहाँ पर। प्राचीन काल में इस शब्द का इस्तेमाल यूनान के एथनिक राज्य की शक्ति को दिखाने के लिए किया जाता था। यूनान एक बहुत बड़ा राज्य था, ठीक है, और यूनान के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे राज्य थे। उन सभी राज्यों में सबसे शक्तिशाली था एथलिक्स, और एथलिक्स सभी राज्यों में इतना शक्तिशाली था कि उसके इस शक्तिपन को दिखाने के लिए वर्चस्व शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। और आज के टाइम में बच्चों, आज के टाइम में अगर इस वर्चस्व शब्द का इस्तेमाल किया जाता है तो वो सिर्फ एक चीज के लिए किया जाता है और वो है यूएसए, ठीक है बच्चों। तो यूएसए शब्द का इस्तेमाल जो है प्राचीन काल से ही चला आ रहा है, लेकिन आज के टाइम में इसका जो इस्तेमाल है वो अमेरिका के वर्चस्व को दिखाने के लिए किया जाता है, क्योंकि आज पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली यूएसए यानी अमेरिका है, ठीक है बच्चों। तो अब हम बात करते हैं अमेरिका के वर्चस्व के बारे में। तो अमेरिका का जो वर्चस्व है उसके 3 रूप हैं,
ठीक है। तो मैं आपको ये तीनों रूप बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना, एंड तक आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा और अमेरिका के वर्चस्व के बारे में, अमेरिका की शक्ति के बारे में, हर चीज़ के बारे में इस चैप्टर के अंदर मैंने बहुत ही क्लियरिटी से और साफ साफ शब्दों में समझाने की कोशिश की है। चलिए बच्चों शुरू करते हैं हम अमेरिका के आर्थिक वर्चस्व को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अमेरिका के 3 वर्चस्व हैं, ठीक है, जिसमें सबसे पहला है आर्थिक या ढांचागत वर्चस्व, दूसरा है सैनिक वर्चस्व और तीसरा है सांस्कृतिक वर्चस्व। सबसे पहले हम आर्थिक वर्चस्व के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, अमेरिका के आर्थिक वर्चस्व को पढ़ने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखे हैं, आप लोग उन पॉइंटों पर ध्यान देना। चलिए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो मैंने लिखा है यहाँ पर, देखिए इन सभी बातों को समझना बहुत जरूरी है, जितनी भी मैंने लिखी हैं ये सारी की सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है अमेरिका के वर्चस्व को समझने के लिए। अमेरिका का आर्थिक वर्चस्व मैं आपको समझाने जा रहा हूं। अमेरिका का जो आर्थिक वर्चस्व है वो पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है, क्योंकि वो पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है उसको अपने मुताबिक बदल सकता है। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि अमेरिका के अंदर बड़ी बड़ी कंपनियों के मुख्यालय लगे हुए हैं। दुनिया में जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं सबके जो हेड ऑफिस हैं वो कहां पर खुले हुए बच्चों, अमेरिका के अंदर। इसीलिए अमेरिका को, ठीक है, विश्व का व्यापार का केंद्र बिंदु माना जाता है, यानी पूरे विश्व में जो व्यापार होता है उसकी शुरुआत ही अमेरिका से होती है। ये इसका दूसरा टॉपिक है। तीसरा जो पॉइंट है बच्चों उसमें देखिए ध्यान से, अमेरिका का जो जीडीपी है वो दुनिया में सबसे ज्यादा है। यानी अगर हम बात करें कि अमेरिका का जीडीपी दुनिया में सबसे ज्यादा है तो अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है वो भी दुनिया में सबसे ज्यादा होगी। चौथा जो पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा ध्यान से इसे समझने की कोशिश करना। देखिए बच्चों, समुद्री यातायात के नियम जो था वो अमेरिका बनाता है, ठीक है, उन नियमों का निर्माण कौन करता है, अमेरिका। और एक और बात है इसके अंदर कि अमेरिका जब भी कोई नियम बनाता है तो वो अपने फायदों को ध्यान में रखता है, ठीक है बच्चों। अमेरिका का आर्थिक वर्चस्व इससे और भी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि अमेरिका का आर्थिक वर्चस्व पूरी दुनिया में पाया जाता है। एक बात और है बच्चों, ध्यान से देखना यहाँ पर, ये देखिए जो ये हमारा 5वां पॉइंट है। देखिए आज इंटरनेट का प्रयोग ना पूरी दुनिया करती है, मैं खुद इंटरनेट का प्रयोग कर रहा हूं, आप लोग भी करते हो सभी। यानी कि ये मान लीजिए कि संचार के लिए, व्यापार के लिए, क्रय विक्रय के लिए आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग भी करते होंगे, है ना। यूट्यूब चैनल भी आप नेट पर ही देख रहे हैं। और ये जो नेट है ना, इस नेट पर, इंटरनेट पर पूरी तरीके से अमेरिका का नियंत्रण पाया जाता है बच्चों, ठीक है। ये कह सकते हैं हम कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था अमेरिका का, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर अमेरिका का आर्थिक वर्चस्व पाया जाता है। तो ये था बच्चों अमेरिका का क्या, अमेरिका का आर्थिक वर्चस्व। अब मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अमेरिका का सैनिक वर्चस्व। इसको भी बड़े ध्यान से आपको समझना होगा। चलिए बच्चों शुरू करते हैं इसके पहले पॉइंट के बारे में। देखिए शीत युद्ध खत्म होने के बाद तुरंत सोवियत संघ का विघटन हो गया, केवल एक ही महाशक्ति बचा था और वो था अमेरिका, ठीक है। अमेरिका का कुल रक्षा बजट की अगर हम बात करें तो वो दुनिया में सबसे ज्यादा है। ये आप अपनी बुक के अंदर ना एक मैप है बच्चों, ठीक है, मैप डायग्राम है, डायग्राम में आप देख सकते हैं यहाँ पर अमेरिका का ये वर्चस्व है। और उसके बाद में जो 12 देश हैं, टॉप 10 देश, टॉप 12 देश, वो मिलकर भी, ठीक है ना, 12 के 12 देश मिलकर भी अमेरिका के जो सैनिक खर्च हैं, एक साल का जो सैनिक खर्च है उसके बराबर खर्चा नहीं करते। तो अमेरिका का जो रक्षा बजट है वो है 555.9 अरब डॉलर। और अमेरिका के बाद जो टॉप 12 देश हैं उनका जो रक्षा बजट है वो है 449.5 अरब डॉलर, ठीक है बच्चों। यानी सीधी सी बात क्या निकल के सामने आई कि 12 देश मिलकर भी अमेरिका के बराबर अपनी सेना पर पैसा खर्च नहीं करते। इससे हम समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया में अमेरिका का सैनिक वर्चस्व भी पाया जाता है। तो बच्चों आपको और भी चीजें इसके बारे में भी जाननी है तो ध्यान से देखना इस वीडियो को। देखिए इसके बाद में आपको मैं बता दूं कि अमेरिका के जो पास ना दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं। और आप सभी को पता होगा कि परमाणु हथियार जो है वो ताकत की निशानी है। यानी कि जिसके पास जितने ज्यादा परमाणु हथियार होते हैं वो उतना ही ज्यादा क्या होता है बच्चों, शक्तिशाली होता है। और अब देखिए आज पूरी दुनिया के लिए समुद्र में अमेरिका ने अपनी सेना तैनात कर रखी है। यानी सीधी सी बात यह है कि पूरी दुनिया के अंदर, ठीक है, जितने भी समुद्र हैं, कितने समुद्र हैं बच्चों, 5 समुद्र हैं, ठीक है, महासागर, उन पूरे 5 महासागरों में अमेरिका की सेना लगी हुई है।
अमेरिका कभी भी कहीं भी किसी भी देश के ऊपर हमला कर सकता है। इससे हम अमेरिका के सैनिक वर्चस्व के बारे में समझ सकते हैं। तो बच्चों, अभी तक हमने जो समझा वो था अमेरिका का सैनिक वर्चस्व। अब दो चीज़ें हो चुकी हैं, अमेरिका का आर्थिक वर्चस्व और अमेरिका का सैनिक वर्चस्व। और जो हमारा इस हेड टॉपिक का जो सब पॉइंट है वो है सांस्कृतिक वर्चस्व, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अमेरिका की जो संचार प्रणाली है बच्चों वो दुनिया में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। अमेरिका की जो इंग्लिश है, ठीक है, उसका प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है। ठीक है, अमेरिका का जो खान पान के जो तरीके हैं वो पूरी दुनिया में अपना रखे हैं। चलिए मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। जैसे देखिए बच्चों, हम भारत में रहते हैं, फिर भी हम पिज़्ज़ा, बर्गर और इस तरीके के फास्ट फूड बहुत सारे खाते हैं। ठीक है, और जब हम इन चीज़ों को खाते हैं तो सीधी सी बात यह है कि ये भारत का कल्चर नहीं था। भारत का, अगर मैं मजाक में भी आपको बताऊं तो समोसा एक तरीके से हम कह सकते हैं भारत का था। लेकिन इनसे ज़्यादा आज के टाइम में बड़े लेवल पर जो चीज़ों को इस्तेमाल किया जा रहा है खाने पीने के लिए वो पिज़्ज़ा, बर्गर और ये सब चीज़ें हैं जो कि अमेरिका कल्चर है। वहाँ पर लोगों के पास में ना टाइम की बहुत कमी होती है, और इसी वजह से अमेरिका के अंदर लोग ज़्यादातर फास्ट फूड का इस्तेमाल करते हैं। तो अब अमेरिका का ये जो खान पान है ये पूरी दुनिया ने अपना लिया है, और साथ ही साथ उनका जो पहनावा है जैसे कोट पैंट जीन्स इत्यादि, ठीक है, ये पूरी दुनिया में फेमस हो चुका है। आज पूरी दुनिया इन्हीं चीज़ों को अपना रही है। इससे हम अमेरिका के सैनिक सांस्कृतिक वर्चस्व के बारे में समझ सकते हैं। तो बच्चों, अभी तक मैंने आपको तीनों पॉइंट अच्छे से समझा दिए हैं। अगर आपने इन तीनों पॉइंटों को समझने में कहीं भूल कर दी है तो एक बार फिर से मेरी वीडियो को पीछे करके आप एक बार फिर से देख लेना। आपको ये तीनों पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, क्योंकि पेपर में ये तीनों पॉइंट बहुत ही ज़रूरी होते हैं। चलिए अब मैं आपको बढ़ा देता हूँ अमेरिका के वर्चस्व को किन किन चीज़ों से चुनौतियां मिल सकती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में 4 पॉइंट हैं। 4 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जिससे अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती मिल सकती है। सबसे पहला पॉइंट जो है वो है अमेरिका की जनता, और दूसरा जो पॉइंट है वो है नाटो, तीसरा पॉइंट है अमेरिकी संस्थाएं, और चौथा पॉइंट है बच्चों आतंकवाद। ठीक है, ये चारों पॉइंट हमें पढ़ने हैं, क्योंकि इन्हीं चारों पॉइंटों से हम समझ पाएंगे कि अमेरिका को भी चुनौती देने के लिए कोई है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस पहले पॉइंट को, जिसका नाम है अमेरिका की जनता। ठीक है, अमेरिका की जो जनता है उनका मानना है कि सरकार का जो रुख है, या आप कह सकते हैं जो व्यवहार है वो आक्रमणकारी है। उनकी जो नीतियां हैं वो आक्रमणकारी है, जिसकी वजह से आतंकवादियों का जो हमला है लगातार उन पर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अमेरिका की जनता खुद अमेरिका की इन नीतियों से बहुत परेशान है और वो इनमें परिवर्तन का समर्थन करती है, जिससे अमेरिका को चुनौती लगभग मिल सकती है। ठीक है बच्चों, और उसके बाद में है नाटो। मैंने आपको नाटो के बारे में पहले ही बता रखा है। अमेरिका का सबसे शक्तिशाली संगठन है नाटो। ठीक है बच्चों, अमेरिका की अगर शक्ति की हम बात करें तो इसका ये केंद्र बिंदु है नाटो। लेकिन भविष्य में अमेरिका के इस संस्था के अंदर भी फूट पैदा हो सकती है। ठीक है, तो ये भी कह सकते हैं कि क्या पता कभी इसमें फूट पैदा हो जाए और ये सारे के सारे देश जो नाटो में शामिल हैं वो अमेरिका से अलग हो जाए, तो अमेरिका का वर्चस्व कभी ना कभी जरूर कमजोर पड़ जाएगा बच्चों। ठीक है, और ये जो तीसरा पॉइंट है हमारा वो है अमेरिका की संस्था। ठीक है बच्चों, देखिए इसको जरा ध्यान से समझना। अमेरिका के अंदर ना 3 प्रकार की बड़ी बड़ी संस्थाएं काम करती है, राष्ट्रपति, संसद और न्यायपालिका। तीनों ही एक दूसरे पर नियंत्रण रखती है, जबकि सरकार का कोई भी अंग अनियंत्रित नहीं है। ठीक है, यही सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि तीनों एक दूसरे के काम में बाधा पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से अमेरिका के वर्चस्व में बाधा पैदा हो सकती है, इसको चुनौती मिल सकती है। और चौथी जो सबसे खतरनाक चीज है बच्चों वो है आतंकवाद, क्योंकि जाहिर सी बात है सबसे पहला अगर जब भी कोई आतंकवादी बनता है तो उसका सीधा अपने मन में ही टारगेट बन जाता है अमेरिका। ठीक है, तो अमेरिका दुनिया का सबसे असुरक्षित देश भी है आतंकवादी के नजरिए से अगर हम इसे देखें तो। ठीक है बच्चों, भले ही ये सेना में हर चीज में सबसे शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आतंकवादी हमले इसमें लगातार होते रहे हैं। ठीक है, आतंकवाद जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक अमेरिका को चुनौतियां मिलती रहेगी। अमेरिका ने कई युद्ध लड़े हैं आतंकवाद को खत्म करने के लिए, लेकिन अब तक वो उसे खत्म नहीं कर पाया है। ये भी अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। तो बच्चों, ये हमारे 4 पॉइंट थे जिनसे हम ये जान सकते हैं कि अमेरिका को खुद कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो चुनौतियां दे सकती हैं। दोबारा से आप लोग एक बार इसे फिर से देख लीजिए, ये 4 चीजें हैं।
ठीक है बच्चों, 4 चीजें बड़े ही अच्छे से आपको याद करनी है। अमेरिका की जनता, नाटो, अमेरिका की आतंकवाद। ठीक है बच्चों, चलिए अब शुरू करते हैं हमारे नए टॉपिक को, जिसका नाम है अमेरिका के वर्चस्व से बचने के लिए 3 तरीके। तो यहाँ पर मैं आपको 3 तरीके पढ़ाऊंगा जिससे अमेरिका से बचना बहुत ही आसान हो जाएगा। लेकिन इन तीनों टॉपिकों को आपको बहुत ध्यान से समझना होगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बैंडवैगन की नीति। ठीक है बच्चों, ये देखिए, ये जो नीति है इससे आप अपने आप को बहुत आसानी से अमेरिका से बचा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके अंदर क्या है। देखिए, इसमें ये कहा गया है कि अमेरिका के खिलाफ जाने से अच्छा है कि अमेरिका के साथ रहकर अपना विकास करो। ठीक है, और अमेरिका का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाओ। तो जाहिर सी बात है कि भैया अमेरिका के साथ रहने में ही फायदा है। ठीक है, अगर आप अमेरिका के खिलाफ जाते हैं तो अमेरिका आपको बख्शेगा नहीं। तो ये चीज़ें हैं बच्चों। और दूसरी चीज़ है छुपा लेना। ठीक है, छुपा लेने का सीधा सीधा अर्थ है कि अपना विकास अगर आप करना चाहते हैं तो अमेरिका की नज़रों में चढ़ने से अपने आप को आपको बचाना होगा। रूस ने, चीन ने, यूरोपीय संघ ने क्या किया है? यही सब तो किया है, अपने आप को अमेरिका की नज़रों में चढ़ने से बचाया और आज अपना विकास करके बैठे हैं। और एक जो तीसरी चीज़ है वो है राज्य उत्तर संस्थाएं। ठीक है बच्चों, तो देखिए राज्य उत्तर संस्थाएं क्या है कि देखिए अमेरिका के वर्चस्व का सामना पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता। आज सभी अमेरिका की ताकत के आगे बेबस हैं। ठीक है बच्चों, और अमेरिका को अगर कभी चुनौती मिलेगी तो वो धरातल पर ही मिलेगी, जैसे कि आर्थिक रूप में, ठीक है, सांस्कृतिक रूप में, ठीक है, या फिर चुनौतियां जो है उसको उसकी जनता से मिलेगी, या फिर लेखकों से, मीडिया से, या जितने भी बुद्धिजीवी हैं सब एकजुट होकर अमेरिका की जनता को, अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती दे सकते हैं। ठीक है, और अमेरिका के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। ये भी कहा जाता है कि इससे अमेरिका का वर्चस्व खत्म हो जाएगा। तो ये तीसरी चीज थी बच्चों जिससे अमेरिका से बचा जा सकता है। तो ये तीनों चीजें जो मैंने आपको अभी बताई हैं ये आपको बहुत ही अच्छे से याद रखनी है। बैंडवैगन की नीति, जिसमें अमेरिका के साथ मिलकर काम करना है, तीसरी चीज है। दूसरी चीज है अमेरिका से अपने आप को छुपा लेना, और तीसरी है राज्य उत्तर संस्थाएं, जिसमें अमेरिका के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोग भी सामने आ जाएंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम जानते हैं आगे के बारे में। तो ये आगे की जितनी भी चीजें हैं ये मैं आज आपको बता तो रहा हूं कि मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये जितने भी युद्ध हैं बच्चों, इन युद्धों के बारे में अब हमें अमेरिका के युद्धों के बारे में पढ़ना है। तो देखिए सारे युद्धों के बारे में पढ़ना है। अमेरिका के 4 बड़े युद्ध थे बच्चों। मैं चारों बड़े युद्धों के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा सा बता देता हूं। ठीक है, बाकी मैं इसको अपने अगली वीडियो में पढ़ाऊंगा। तो आप जब तक इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखें, और जब मेरी अगली वीडियो आएगी, ठीक है ना, तो आपको इसको जरूर देखना है ताकि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो सके। अमेरिका द्वारा लड़े गए 4 युद्ध, ठीक है, जिसमें सबसे पहला है प्रथम खाड़ी युद्ध, दूसरा है ऑपरेशन इन्फिनाइट रीच, तीसरा है ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम, और चौथा है इराकी फ्रीडम। नमस्ते बच्चों, जय हिंद, जय भारत। आज की वीडियो मेरी यही समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, ताकि मेरी इस वीडियो का, इस एजुकेशन का लाभ जो है सभी को मिल सके। जय हिंद, जय भारत।